नमस्ते। कभी सोचा है ये जो कुछ भी हमारे आसपास है, ये हवा, ये पानी, अरे हम खुद, आखिर ये सब बना किससे है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि इन सब के पीछे वो कौन से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक्स छिपे हुए हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए कोई चीज है, उसे आधा काटा, फिर उस आधे हिस्से को और आधा काटा, और ये सिलसिला चलता ही रहा। तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा? क्या हम किसी भी चीज को अनंत तक काट सकते हैं, या फिर कोई तो ऐसी आखिरी हद आएगी, एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसे और काटना नामुमकिन हो? बस यही एक सवाल, यही एक सोच हमें मैटर के यानी पदार्थ के सबसे गहरे राज तक ले जाती है। और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले शुरू हुई थी। चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं आज से करीब 2500 साल पहले। एक ऐसा वक्त जब कोई लैब नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग था। और वहीं से शुरू होती है एटम यानी परमाणु की कहानी। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि दुनिया के दो अलग अलग कोनों में, प्राचीन भारत में महर्षि कणाद और उधर ग्रीस में डेमोक्रिटस, बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी साइंटिफिक टूल के एक ही नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर चीज को तोड़ते तोड़ते एक ऐसे कण पर पहुंचना ही होगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। कणाद ने इसे नाम दिया परमाणु और डेमोक्रिटस ने कहा एटमोस। कमाल की बात यह है कि दोनों का मतलब एक ही था, अनकटेबल यानी अविभाज्य। ये आइडिया अपने आप में वाव, मतलब रेवोल्यूशनरी था। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसका कोई सबूत नहीं था। ये सिर्फ एक फिलॉसफी थी, एक खूबसूरत सोच थी, और इसी वजह से सदियों तक ये राज बस एक राज ही बना रहा, एक अनसुलझी पहेली। तो अब टाइम मशीन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधा पहुंचते हैं 18वीं सदी में। अब हमारी इस जासूसी कहानी में एंट्री होती है असली जासूसों की, यानी वैज्ञानिकों की। वो लोग जो सिर्फ सोच पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों पर यकीन करते थे। और पहला बड़ा सुराग हाथ लगा एंटोनी लेवोजियर के। उन्होंने केमिस्ट्री का एक ऐसा नियम खोज निकाला जो आज भी फंडामेंटल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आसान भाषा में कहें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो कुछ नया बना सकते हैं, ना ही कुछ खत्म कर सकते हैं। चीजें बस अपना रूप बदलती हैं, उनका कुल वजन उतना का उतना ही रहता है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल पर ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट किया। एक बंद शीशे के फ्लास्क में दो केमिकल्स लिए, उन्हें तौला, फिर फ्लास्क को टेढ़ा करके उन्हें मिला दिया, रिएक्शन होने दिया। और क्योंकि फ्लास्क पूरी तरह से बंद था, कुछ भी बाहर नहीं जा सकता था, तो रिएक्शन के बाद भी वजन एग्जैक्टली सेम था। बिंगो, हमारी डिटेक्टिव स्टोरी का पहला पक्का सबूत मिल चुका था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक और जासूस मैदान में था, जोसेफ प्राउस्ट, और उन्होंने एक और छिपा हुआ पैटर्न खोज निकाला। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम बताता है कि कुदरत एक बहुत ही पक्की रेसिपी के हिसाब से काम करती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पानी, चाहे वो नदी से लिया हो या बारिश का हो या लैब में बना हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात 1:8 ही होगा, हमेशा। ये एक फिक्स रेसिपी है जिसे बदला नहीं जा सकता। कुदरत के अपने पक्के नियम हैं भाई। तो अब देखिए, टेबल पर दो बड़े बड़े सुराख पड़े थे। पहला, मास कहीं गायब नहीं होता। दूसरा, चीजें हमेशा एक फिक्स रेसिपी में ही जुड़ती हैं। अब बस इंतजार था किसी ऐसे दिमाग का जो इन दोनों सुराखों को जोड़कर पूरी कहानी बता सके। और फिर एंट्री हुई हमारी कहानी के हीरो की, जॉन डाल्टन। और डाल्टन ने इन सारी पहेलियों को एक झटके में सुलझा दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि हर चीज उन पुराने दार्शनिकों की तरह परमाणुओं से ही बनी है। ये एक सिंपल सा आइडिया उन दोनों मुश्किल नियमों को एक्सप्लेन कर देता है। देखिए कैसे, अगर परमाणुओं को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, तो जाहिर है टोटल मास हमेशा सेम रहेगा। हो गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास साबित। और अगर अलग अलग परमाणु हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही जुड़ते हैं, तो बन गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ब्रिलियंट, केस सॉल्व्ड। तो डाल्टन ने हमें यह तो बता दिया कि दुनिया की बेसिक अल्फाबेट क्या है, परमाणु। पर अब हमें इस अल्फाबेट से शब्द और वाक्य बनाना सीखना था। मतलब इन परमाणुओं की भाषा सीखनी थी। इन्हें नाम कैसे दें, इन्हें लिखे कैसे, और सबसे जरूरी, ये एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले दो जरूरी शब्द समझ लेते हैं, एटम यानी परमाणु और मॉलिक्यूल यानी अणु।
एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा अकेला कण है, लेकिन ज्यादातर एटम अकेले नहीं रह सकते। वो थोड़े सोशल होते हैं, तो वो आपस में जुड़कर ग्रुप बना लेते हैं और इसी ग्रुप को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इसे ऐसे समझिए, परमाणु हैं अल्फाबेट के अक्षर जैसे H या O, और मॉलिक्यूल हैं इनसे बने शब्द जैसे 2 H और 1 O मिलकर बना पानी का एक मॉलिक्यूल H2O। बस सवाल यह है कि ये जुड़ते कैसे हैं, इनका आपस में बॉन्डिंग का रूल क्या है। इसका जवाब है वैलेंसी में, जिसे हिंदी में संयोजकता कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हर एटम के पास कुछ हाथ या बाहें होती हैं जिनसे वो दूसरे एटम्स को पकड़ता है। एक बड़ा मजेदार उदाहरण है इसका। सोचिए, एक ऑक्टोपस है जिसके 8 हाथ हैं और उसे इंसानों से हाथ मिलाना है जिनके 2 हाथ होते हैं। तो एक ऑक्टोपस कितने इंसानों से हाथ मिला पाएगा? सिंपल है, 4 इंसानों से, है ना? बस परमाणुओं की दुनिया में भी बॉन्डिंग का हिसाब किताब कुछ ऐसे ही काम करता है। और इसी वैलेंसी के ज्ञान से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है जिसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। बस दोनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखिए, उनके ऊपर उनकी वैलेंसी लिखिए और फिर वैलेंसी के नंबर को क्रिस क्रॉस कर दीजिए, मतलब अदला बदली कर दीजिए। बस बन गया आपका केमिकल फॉर्मूला। तो ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये ज्ञान हमें इस दुनिया को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर समझने और यहाँ तक कि उसे बदलने की ताकत देता है। नई दवाइयाँ बनाना हो या कोई सुपर स्ट्रांग मटेरियल बनाना हो, सब कुछ इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर टिका है। और ये परमाणु आखिर कितने छोटे होते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक हाइड्रोजन एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। मतलब अगर लाखों करोड़ों एटम्स को एक लाइन में रखें, तब जाकर वो शायद हमारे एक बाल जितना मोटा होगा। ये दिमाग घुमा देने वाला स्केल है। जाहिर है, हम इन्हें अपनी आंखों से तो कभी नहीं देख सकते, लेकिन आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैं कि जो बात हजारों साल पहले सिर्फ एक फिलॉसफी थी, एक विचार था, आज हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम सचमुच किसी चीज की सतह पर मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट को देख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये सोना, ये लोहा, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि दूर टिमटिमाते सितारे, अगर ये सब कुछ बस मुट्ठी भर परमाणुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका मतलब है कि हमारे सामने संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड खुला है। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया किससे बनी है, सवाल ये है कि इस ज्ञान से हम आगे क्या बनाएंगे।